जय हिंद साथियों, तो स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मानंदा क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा था कि हम उत्तराखंड की परीक्षाओं के लिए नई सीरीज लेकर आए थे, जिसके अंतर्गत हमने उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास के बारे में चर्चा की थी। और आजकल जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है उत्तराखंड में आधुनिक इतिहास, जिसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं कुमाऊं परिषद। तो ज्यादा नहीं कहते हुए अपनी क्लास को हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा-सा पहले रिकॉल करते हैं कि हमने इससे पहले की कक्षा में थोड़ा-सा क्या-क्या किया था। तो हमने देखा था कि हमारे उत्तराखंड के इस यहाँ पे अब ये हमारा क्या है, राजनीतिक है, क्या है? पॉलिटिकल मैप। तो हमारे इस भूभाग पर आपने देखा था कि उत्तराखंड में किस प्रकार से यहाँ पे राजनीतिक जनजागृति क्या कौन-सी? राजनीतिक जनजागृति शुरू हो गई थी, ठीक है? जनजागृति, ठीक है? मैंने कहा था कि 20वीं सदी के बाद हमारे उत्तराखंड में जनजागृति स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे नए जनरेशन आ गई थी, ठीक है? इससे पहले की जो जनरेशन थी वो कहीं न कहीं अंग्रेजों के फेवर में थी। वो इसलिए थी क्योंकि उन्होंने जो तुम्हारे पास यहाँ पे गोरखा थे, उनका अत्याचारी शासन देखा हुआ था, इसलिए उन्होंने कभी भी अंग्रेजों के विरुद्ध बात नहीं उठाई, ठीक है? अब लेकिन जो 19वीं सदी है उसके बाद धीरे-धीरे लोगों के अंदर जो है कि यहाँ पे राष्ट्र भावना भी धीरे-धीरे से उत्पन्न होती है, धीरे-धीरे, ठीक है? तो उसमें हमने कहा था कि सबसे पहले किस प्रकार से यहाँ पे कांग्रेस के साथ मिलते हैं, ठीक है? कौन-कौन से यहाँ पे विभिन्न प्रकार के यहाँ पे संगठन बनते हैं, ठीक है? चाहे गढ़वाल यूनियन हो गया, ठीक है? भातृ मंडल हो गया, गोरक्षण सभा हो गया, ठीक है? और कुमाऊँ के अंतर्गत हमने कहा था कि सबसे पहले डिबेटिंग क्लब से स्टार्ट होती है, ठीक है? फिर उसके बाद हमने उसमें बहुत सारी चीज़ें देखी थी, किस प्रकार से कुमाऊँ कांग्रेस की स्थापना होती है, 1912 में होती है, ठीक है? और किस प्रकार से हमारे इस उत्तराखंड के लोग हमारे किस कहाँ से इंडिया के कहाँ के? इंडिया के बड़े-बड़े राजनेताओं से उनके संपर्क में आते हैं और उनसे प्रेरित होकर के हमारे इस उत्तराखंड में यहाँ पे आंदोलन की शुरुआत होती है, ठीक है? और उसके अंतर्गत हमने कहा था कि जब 1916 में यहाँ पे लखनऊ अधिवेशन में, जिसे हम लखनऊ पैक्ट कहते हैं, उसमें हमारे जो गर्म और नरम दल थे, वो फिर से एक हो चुके थे और फिर उसका उन्होंने फिर आपस में सहयोग से अपना एक अधिवेशन बनाते हैं, परिषद बनाते हैं, उसे हम कहते हैं कुमाऊँ परिषद। और याद रखना कि इस हमारे कुमाऊँ ये जो तुम्हारा परिषद होगा, ये हमारे यहाँ पे जितने भी सामाजिक कार्य होंगे, सामाजिक कार्य होंगे, उन यहाँ पे करते हैं, ठीक है? यहाँ पे राजनैतिक हो गया, सामाजिक हो गया, विकास हो गया, ठीक है? शिक्षा का विकास हो गया, कुछ भी सबसे इम्पोर्टेंट मैंने कहा था कि हमारे यहाँ पे जितने भी परेशानियाँ, ठीक है? जितनी भी यहाँ पे पब्लिक की क्षेत्रीय हमारी परेशानियाँ हैं, उनको यहाँ पे उजागर करते हैं, ठीक है? तो क्या करेंगे कि जैसे हर अधिवेशन होगा, ठीक है? मैंने कहा था कि ये हमेशा एक जगह देखो साल भर में इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि जो भी चाहे कुमाऊँ परिषद है, चाहे कांग्रेस अधिवेशन है, उसके जो अधिवेशन होते हैं हमेशा साल के अंतिम माह में, दिसंबर में होते हैं। कब होते हैं? दिसंबर के महीने में हमेशा परिषद के अधिवेशन होते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि मैंने कहा था कि इस क्षेत्र में होने वाले विभिन्न क्षेत्रों की अपनी-अपनी परेशानियाँ थी और उन परेशानियों को ये बाद में क्या करते हैं कि एक जगह पे मिलके उनका संयुक्त अधिवेशन करते हैं और वहाँ पे एक प्रस्ताव पारित करते हैं। क्या करते हैं? जैसे कि इसने बोला कि उस टाइम पे कि नॉर्मली यहाँ पे आप लोगों को ये पता होना चाहिए, हमारे पास सिर्फ़ यहाँ पे 2 मेजर प्रॉब्लम थी। सबसे पहले तुम्हारे पास कौन था? वन वन प्रॉब्लम कौन थी? वनों से संबंधित थे, जो तुम्हारे पास वन कानून थे, क्या थे? वन कानून थे और दूसरा हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? कुली क्या है? कुली बेगारी। तो आज हमको देखना है कि किस प्रकार से यहाँ पे कुमाऊँ परिषद इन कानूनों को यहाँ पर क्या करेंगे, उनका उन्मूलन करते हैं, उनको यहाँ पे प्रस्ताव में पारित करते हैं। वो हमको देखना है कि कुमाऊँ परिषद के अधिवेशनों के अंतर्गत पढ़ना है, ठीक है? तो आज की हेडिंग डालो अ, कुमाऊँ में कुमाऊँ परिषद के अधिवेशन, ठीक है? अब देखो कुमाऊँ परिषद के जब अधिवेशन होते हैं, तो पहला अधिवेशन देखो सन 1917 में जो कुमाऊँ परिषद का पहला अधिवेशन होता है, कौन-सा होता है? पहला अधिवेशन होता है, वो सन 1917 के अंतर्गत होता है और वो तुम्हारे पास कहाँ होता है? अल्मोड़ा में कहाँ होता है? इससे जो कन्फ्यूज़ नहीं होना है क्योंकि अब देखो 30 सितंबर कब कब हुआ था? यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो रही है, जो तुम्हारे पास कुमाऊँ परिषद है, क्या है? कुमाऊँ परिषद है, इसकी स्थापना मैंने कहा था कि 30 सितंबर, कब हुई थी? 30 सितंबर सन 1916 को मैंने कहा था कि नैनीताल के अंतर्गत होती है, ठीक है? किसकी? कुमाऊँ परिषद की स्थापना होती है, ठीक है? अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न कई क्या होता है कि कई बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं क्या कि इस 1916 में इसकी स्थापना हुई थी और कहीं गलती से पहला अधिवेशन तुम्हारे पास कब लिखते हैं? 1916 में लिख देते हैं, ठीक है? देखो सितंबर में हो रहा है, कब हो रहा है? सितंबर में। अब सितंबर से दिसंबर के भी देखो वो भी 30 सितंबर, सितंबर तो प्रॉपर्ली खत्म हो गया, ठीक है? अक्टूबर कितना कौन-सा? अक्टूबर, नवंबर बच रहा है, ठीक है? तो अक्टूबर 2 महीने में तो कुछ कर ही नहीं ना, 2 महीने में अपनी समस्या उतना देख नहीं पाएँगे। जो भी इन्होंने हर क्षेत्र से जो नेता चुने हुए थे, वो अपने प्रत्येक क्षेत्र से क्या करते हैं, वहाँ की समस्याओं को, मुद्दों को लेके आएँगे, लेकिन 2 महीने के अंतर्गत कोई कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है? इतना बड़ा क्षेत्र है। तो इसलिए क्या है कि 1916 महीने होकर के अगले साल कब होता है?
अगले साल होता है, ठीक है? तो अगले साल दिसंबर 1917 में कब होता है? दिसंबर, डेट यहाँ रखने की जरूरत नहीं है, दिसंबर 1917 के अंतर्गत याद रखिए अल्मोड़ा कहाँ होता है? अल्मोड़ा में यहाँ पे कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन होता है। और आप लोगों को ज्यादा खिचड़ी पकानी है नहीं, सिर्फ पढ़ना कि अधिवेशन कौन से सन में होता है, कौन से स्थान पर होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट उसकी अध्यक्षता कौन करता है, क्या करता है उसकी। इसको हमने पहले के समय में थोड़ा सा देख लिया था कि इसकी पहली अध्यक्षता तुम्हारे पास कौन करते हैं, तो इसकी अध्यक्षता तुम्हारे पास करते हैं जयदत्त जोशी जी। जयदत्त जोशी इस कुमाऊं परिषद की यहाँ पे अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। और अब सिर्फ हमको दो तीन चीजें यहाँ रखनी है, अधिवेशन, पहला अधिवेशन कब होता है, कहाँ पर होता है, उस अधिवेशन की अध्यक्षता क्या कौन करता है, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होने वाले कार्य, उस अधिवेशन में होने वाले प्रमुख कार्य या प्रमुख प्रस्ताव, या प्रमुख प्रस्ताव किस किन चीजों पे वहां पे बात हुई, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे आप लोगों को देखना है कि मैंने कहा था कि इसमें तुम्हारे पास नरम पंथी भी है और गरम पंथी भी है। और जो तुम्हारे पास जयदत्त जोशी थे, और ये तुम्हारे पास किस पंथी थे, नरम पंथी के थे, नरम पंथी के थे, नरम पंथी, ठीक है। दो मैंने कहा दो पंथी है, अब तो एक हो गई 1916 के बाद। तो यहाँ पे यार नहीं जयदत्त जोशी तुम्हारे पास नरम पंथी के हैं, इसलिए उस प्रकार से यहाँ पे एक आक्रोशक रूप से यहाँ पे देखने को नहीं मिलता, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे पास कौन थे, हरगोविंद पंत जी थे, हरगोविंद पंत थे, बी डी पांडे थे, सब थे यहाँ पे, जितने भी यहाँ पे महत्वपूर्ण राजनेता थे कुमाऊं के अंतर्गत वो सारे थे। लेकिन जो तुम्हारा अध्यक्षता की वो तुम्हारा किसने करे थे, किसे करती, जयदत्त जोशी ने, जो कि एक नरम पंथी के थे, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हो कि नरम पंथी का कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं तुम्हारे पास उतने वो नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं इनके पक्ष में अंग्रेजों के उसमें इनका मतलब ये था कि हम जो भी यहाँ पे ब्रिटिश कानून है उनका हम विरोध करेंगे, लेकिन किस रूप से करेंगे हम यहाँ पे, हाँ नरम पंथी मतलब कि लीगल रूप से किस करेंगे, एक संवैधानिक तरीके से करेंगे। लेकिन मैंने कहा था जो नरम पंथी है वो तुम्हारे पास थोड़ा कैसे, मतलब कि थोड़ा सा उग्र टाइप से, मतलब कि हिंसात्मक रूप से, किससे, उनको मतलब कि सडनली काम करना है, ऐसा नहीं कि मतलब कि हम पहले सरकार को वो देंगे फिर अल्टीमेटम देंगे कि भाई तुम इसको इस इतने साल के अंदर करना है। उनको सीधे चाहिए क्या करना है, सीधे उनको करना है कि भाई ये हमारा देश है, हमको स्वराज चाहिए, जो भारत के अंदर आपने पढ़ा होगा बाद में, ठीक है। तो बाद में आप लोगों को पता है कि असहयोग आंदोलन होता है, उसके बाद भारत के अंतर्गत एक अलग विचारधारा देखने को मिलती है, ठीक है। पहले तो राष्ट्रवादी, जब महात्मा गांधी यहाँ पे आते हैं तो राष्ट्रवाद मतलब कि उसका यहाँ पे मैंने कहा था कि अहिंसा पे जोर देते हैं। लेकिन जब उसके बाद असहयोग होता है यहाँ पे धीरे धीरे, तो उसके बाद मैंने कहा था कि यहाँ पे एक अलग से यहाँ पे हमको देखने को मिलता है, भारत के अंतर्गत एक अलग से देखने को मिलता है, उसे हम कहते हैं क्रांतिकारी, क्या कहते हैं, क्रांतिकारी विचारधारा, क्या कहते हैं, क्रांतिकारी विचारधारा। ये ना तो गरम नरम, ये कौन से तुम्हारे हैं, क्रांतिकारी, जिसमें हमने भगत सिंह का नाम सुना होगा, चंद्रशेखर आजाद का नाम सुना होगा, ठीक है। तो उसके बाद क्रांतिकारी यहाँ पे संगठन बनने बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसमें आपको याद रखना कि जब यहाँ पे 1918 के अंतर्गत पहला अधिवेशन होता है, अल्मोड़ा के अंतर्गत होता है, और वो तुम्हारे पास जयदत्त जोशी करते हैं। और इसमें उतनी खास बात थी नहीं, क्योंकि तुम्हारा पहला पहला अधिवेशन था, लोग अभी भी उतने रूप से यहाँ पे अवेयर नहीं थे, और इसमें ज्यादा भीड़ हुई नहीं, इसलिए इसमें उतना ज्यादा प्रस्ताव नहीं नहीं हुए, ठीक है, इसमें ज्यादा प्रस्ताव नहीं हुए, ठीक है। अब देखो इसमें, क्योंकि कोई भी अधिवेशन देखो, अब आप लोगों को पता है कि जैसे कभी कोई मीटिंग होती है या कोई बड़ा राष्ट्रनेता वहां पे रैली करता है, तो आप लोगों को पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है किसी भी राष्ट्रनेता के लिए, भीड़ होती है, क्या होती है, भीड़ होती है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है भीड़। क्योंकि सरकार पर दबाव डालना है तो आपके अंतर्गत एक अच्छी खासी तुम्हारे पास होनी चाहिए, भीड़ होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो ना, आप सरकार पर दबाव डाल रहे हैं, अब आप दो चार लोग जहाँ पे वहां पे आंदोलन कर रहे हैं तो उससे कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब कि वहां पे अधिक जनसंख्या में लोगों का एक सैलाब होना चाहिए, ठीक है। तो इस अधिवेशन की सबसे बड़ी कमी ये थी कि इसमें तुम्हारे पास क्या नहीं हो पाई, भीड़ नहीं हो पाई। इसलिए इस कुमाऊं, अब क्योंकि कई लोग अब उस टाइम पे अभी भी आप लोग देखते होंगे कई रैलियां होती है, ठीक है, सरकार कुछ भी करते हैं तो सुदूर गांव के लोगों को अभी भी उतना अवेयर नहीं है, क्योंकि अब तो गांव गांव में तुम्हारे पास क्या जा चुकी है, सड़क जा चुकी है, ठीक है। वहां पे तो सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारे पास संचार, क्या, दूर संचार के माध्यम बन चुके हैं, ठीक है। कोई टीवी से, फोन से, मोबाइल के माध्यम से सूचना है तो लोग दूर दूर देख रहे हैं। उस टाइम पे तो संचार हमारे पास बिल्कुल नाम मात्र था यहाँ पे, ठीक है, डाक व्यवस्थाएं थी, आप लोगों को पता है। तो उस टाइम पे जो मतलब कि सुदूर का क्षेत्र का जो वहाँ पे आदमी था, वो इन चीजों से अवेयर नहीं था, इसलिए यहाँ पे भीड़ भी कम नहीं हुई। इसलिए यहाँ पे प्रचारक नियुक्त होते हैं, क्यों होते हैं, प्रचारक नियुक्त है। तो इसलिए जो तुम्हारे पास कुमाऊं परिषद थे, इसके प्रचारक किसे नियुक्त कर रहे हैं,
इस थोड़ा-सा आपको याद रखना कि जो कुमाऊँ परिषद है उसके प्रचारक हम लक्ष्मी दत्त शास्त्री जी को यहाँ पे नियुक्त करते हैं। अब देखो इसका काम क्या था? जो तुम्हारे पास प्रचारक जैसे आप लोग होंगे कहते हैं आप लोग सोच रहे हैं कहीं देखो आपने कि ये जैसे हमारे यहाँ पे पार्टी कौन-सी है? नेशनल पार्टी जैसे कांग्रेस हुई है, ठीक है? आप कहते हैं कि क्या है? कांग्रेस ही क्या है ये? राष्ट्रीय प्रचारक हैं। ये भी तुम्हारे पास क्या है? क्षेत्रीय प्रचारक हैं। तो ये भी तुम्हारे पास यहाँ पे कुमाऊँ परिषद के तुम्हारे पास क्या होते हैं? प्रचारक होते हैं। इनका सिर्फ़ एक काम था कि हर गाँव-गाँव जा कर के वहाँ के लोगों को अपने इस कुमाऊँ परिषद के बारे में जानकारी देना था, कि भाई तुम भी हमारे साथ जुड़ो, ये इस अधिवेशन में हम ये बातें रखेंगे, अपनी समस्याओं को रखो और हम उसको अपने सरकार के समक्ष रखेंगे। और सरकार उस टाइम पे किसकी थी? अंग्रेज़ों की। किसकी थी? अंग्रेज़ों की थी। तो इस अधिवेशन में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, सिर्फ़ आपको यहाँ पे ये रहना है कि यहाँ पे अध्यक्षता कौन करता है, कब होती है, कहाँ होता है और इसमें जो प्रचारक थे तुम्हारे पास कौन थे? लक्ष्मीदत्त शास्त्री थे। दूसरा अधिवेशन देखो, कुमाऊँ परिषद का दूसरा अधिवेशन 1918 में होता है। कब होता है? 1918 में होता है। ये तुम्हारे पास कहाँ होता है? नैनीताल के हल्द्वानी में। कहाँ होता है? नैनीताल के हल्द्वानी में होता है। अब इसके अध्यक्ष तुम्हारे पास कौन करते हैं? यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि तारादत्त गैरोला। तारादत्त गैरोला जी इसकी अध्यक्षता करते हैं। और तारादत्त गैरोला आप लोगों को पता है तुम्हारे पास कहाँ से बिलोंग करते हैं? गढ़वा से। कहाँ से करते हैं? गढ़वा से। मतलब कि अब यहाँ की जनता ये समझ चुकी थी हमको अलग-अलग नहीं करना है और क्यों अब हमको संयुक्त रूप से गढ़वाल को भी क्योंकि गढ़वाल आपको पता है कि सिर्फ़ टिहरी वाले उत्तरकाशी को छोड़ कर के जो भी क्षेत्र बचा था वो भी तुम्हारे पास कुमाऊँ कमिश्नरी के अंतर्गत आता था और इसीलिए अब यहाँ पे जितने भी संगठन होंगे उसमें हमारे गढ़वाल वाले भी कुमाऊँ परिषद में भाग लेते हैं। देखो अब कितनी अच्छी बात है कि उस टाइम को क्षेत्रवाद को कम करने के लिए उन्होंने अपने परिषद का अधिवेशन तुम्हारे पास किसे नियुक्त किया? गढ़वाल से आए हुए तारादत्त गैरोला को किया, ठीक है? और ये तो आप लोगों को पता है कि ये तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा तुम्हारे पास कौन से पंथ के हैं? नरम पंथ के। कौन से पंथ के? नरम पंथ के। तो ऑब्वियसली 1918 के अधिवेशन में उतनी बातें यहाँ पे रखी नहीं गई, ठीक है? क्योंकि कहीं न कहीं ये लोग जो राष्ट्रनेता थे, नरम पंथ के बड़े-बड़े थे, ये कहीं न कहीं तुम्हारे पास इनके कॉन्ट्रैक्ट में थे, किनके? अंग्रेज़ों के। किसके थे? तो इसलिए ये डायरेक्टली उनके विरुद्ध नहीं कह पाते। जैसे आप लोग अभी देखते होंगे ना जैसे कोई मतलब सरकार के मतलब कि डायरेक्ट हम किसी बात को अगेंस्ट उनके नहीं कह सकते, ठीक है? और जो जो तुम्हारे पास उनके विरुद्ध होंगे वो तो खुल के अपनी बात रखते हैं। उनके विरुद्ध विरोध करते हैं, ठीक है? तो वही चीज़ यहाँ पे होती है तुम्हारे पास नरम बनते हुए कहीं न कहीं थोड़ा-सा तुम्हारे पास अंग्रेज़ों के उसमें थे, ठीक है? बशर्ते वो करते थे, लेकिन वो तुम्हारे पास कैसे थोड़ा-सा नरम मिजाज से थे, ठीक है? तो यहाँ पे हल्द्वानी में तारादत्त गैरोला करते हैं और ये तुम्हारे पास कहाँ होते हैं? हल्द्वानी के अंतर्गत होती है। और मैंने कहा था कि यहाँ पे तुम्हारे पास बीडी पांडे थे, कौन थे? बद्र पांडे हैं, हरगोविंद पंत जी हैं, तो मोहन सिंह मेहता है। तो इतने सारे यहाँ पे विक्टर मोहन जोशी हो गया, ये सब ये सारे राजनेता तुम्हारे पास थोड़ा किस दल के थे? गरमपंथी। किसके थे? अब देखो गरमपंथी होंगे तो डायरेक्ट अपने मुद्दों को रहेंगे। अब मेन मुद्दा उस टाइम पे क्या था? एक तो वन अधिनियम थे और तुम्हारे पास दूसरा कुली बेगार। अभी तक भी किसी भी अधिवेशन में इन चीज़ों पर बात नहीं होती है। तो इसलिए ये पहला अधिवेशन 1918 का होता है जिसमें हरगोविंद पंत कौन? हरगोविंद पंत जी। यहाँ पे सीधे जो तुम्हारे पास वन अधिनियम है कौन सा है? वन कानून है, वन संबंधी जो तुम्हारे पास कानून थे और तुम्हारे पास कुली कुली बेगारी से संबंधित कुली बेगारी से संबंधित प्रस्ताव क्या रखते हैं? प्रस्ताव उस पूरी भीड़ में जो भी वहाँ पे अधिवेशन आए थे, उनसे मतलब कि वहाँ पर तुम्हारे पास क्या करते हैं? पास करते हैं और उसे पर्सी विंडम उस टाइम कमिश्नर कौन थे तुम्हारे पास? पर्सी विंडम के समक्ष पी विंडम के समक्ष उसको रख देते हैं कि जनाब देखो इसको हमने पास मैंने पहले भी कहा था क्योंकि उस अधिवेशन को यहाँ पे जो अंग्रेज़ थे उन्होंने यहाँ पे रजिस्टर करा था मतलब कि कहीं न कहीं इनकी बात को उनको मानना पड़ता है। क्योंकि उनको पता है कि भाई ये महत्वपूर्ण राजनेता हैं, जो लीड कर रहे हैं पूरे कुमाऊँ गढ़वाल क्षेत्र को, तो मतलब कि कहीं न कहीं अगर ये इनकी बात नहीं मानेंगे तो कहीं न कहीं पूरी जनता इनके क्या हो जाएगी? विरुद्ध में हो सकती है, ठीक है? क्योंकि अंग्रेज़ों को अब धीरे-धीरे कहीं न कहीं मतलब कि उनको क्या नहीं करना है, धीरे-धीरे इनके पक्ष में भी उनको जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि उनको पता है कि 1857 की क्रांति में भारतीयों ने इनको दौड़ा-दौड़ा करके क्या करना है यहाँ पे? मारा था। वो कारण थे कि मतलब कि ये स्थिति दोहराए नहीं, इसलिए उनको कहीं न कहीं इनकी बातों को मानना पड़ता है। तो 1918 के अधिवेशन में वन कानून से संबंधित और कुली बेगारी से संबंधित यहाँ पे प्रस्ताव पारित होता है, किसके द्वारा? हरगोविंद पंत द्वारा और पर्सी विंडम और इनको यहाँ पे ये तक बोल देते हैं कि अगर आपने 2 साल का अल्टीमेटम देते हैं, ठीक है? 2 साल का इनको क्या देते हैं?
अल्टीमेटम दे दिया जाता है कि अगर आपने इन 2 सालों के अंतर्गत इन चीज़ों पे अगर चर्चा नहीं की, तो हम क्या कर देंगे यहाँ से सत्याग्रह क्या कर देंगे। अब देखो यहाँ से धीरे-धीरे हमको थोड़ा-सा जैसे सत्याग्रह हुई जैसे जो हमारे पास राष्ट्रीय आंदोलन से जो संबंधित यहाँ पे थोड़ा शब्दावली जैसे सत्याग्रह है या फिर असहयोग है, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन है, वो चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी हमारे उत्तराखंड के अंतर्गत। क्योंकि अब हम कहीं न कहीं धीरे-धीरे आपको पता है कि हम भारत के साथ जो हमारा उत्तराखंड वाला ये क्षेत्र है, वो अब हमारे राष्ट्रीय नेताओं के संपर्क में भी आ चुके थे। और अब देखो अभी तक आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए जो सत्याग्रह तुम्हारे पास क्या होता है सत्य के लिए आग्रह सत्य के लिए अगर मैं इसका समास विग्रह करता हूँ तो इसका अर्थ होता है सत्य के लिए आग्रह करना क्या करना सत्य के लिए आग्रह करना मतलब कि सरकार को जो भी तुम्हारे पास यहाँ पे नीतियां बना रहे जो तुम्हारे पास सरकार है उनको सत्य के लिए क्या करना है उनको आग्रह करना है ठीक है मतलब कि अहिंसा रूप से किसे अहिंसात्मक रूप से यहाँ पे सरकार के विरुद्ध जाना ठीक है ये नहीं कि तुम मतलब कि सत्याग्रह का मतलब कि जो मेन डेफिनेशन था जो सत्याग्रह होगा ठीक है वह प्रत्येक सत्याग्रह मतलब कि जो सत्याग्रह के लिए आग्रह करेगा उसमें क्या कहते हैं सत्याग्रह क्या कहते हैं सत्याग्रह इसको थोड़ा समझ आओ सत्याग्रह वह होता है जो कि अपने किसको शत्रु को भाई जिसके अगेंस्ट कह रहा तो ऑब्वियसली उसका शत्रु जाएगा तो अपने शत्रु के विरुद्ध उसको सत्य उसके अंदर आत्मा को क्या जताना सत्य क्या चीज है कि आप लोग जो कर रहे हैं वो क्या है गलत है वो भी किस रूप से अहिंसात्मक रूप से किस रूप से अहिंसात्मक रूप से उसके अंतर आत्मा को ये बताना है कि ये सत्य नहीं है ये जो आप कर रहे हो ये गलत कर रहे हो कृपया इसे क्या करें आप सही करें क्या करें इसको सही करें तो ये तुम्हारे पास इसे हम कहते हैं सत्याग्रह क्या कहते हैं सत्याग्रह कहते हैं अब यहाँ पे सत्याग्रह की डेफिनेशन तो इनको पता थे नहीं इनको हमारे यहाँ के नेताओं को तो इसलिए 1918 में किसमें 1918 में आप लोगों को याद रखने की इस 1918 के अंतर्गत जो कुमाऊं परिषद का एक शिष्टमंडल है क्या है एक शिष्टमंडल है और देखो सत्याग्रह के बारे में सबसे अच्छा अगर हमको बता सकते हैं तो तुम्हारे पास इंडिया के अंतर्गत तुम्हारे पास कौन थे उस टाइम पे महात्मा गांधी थे ये बहुत इंपॉर्टेंट है महात्मा गांधी ठीक है महात्मा गांधी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को पता है किस प्रकार से हमारे देश को आजाद करने में अहम भूमिका निभाई और हमारे सारे के सारे राजनेता उनसे तुम्हारे पास प्रेरित थे उनके बताए हुए उन पे चलना ठीक है सिस्टम तुम्हारे पास किससे मिलने चलते हैं महात्मा गांधी से मिलने तुम्हारे पास कहाँ जाते हैं कलकत्ता जाते हैं ये आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि 1918 के अंतर्गत इस अधिवेशन के बाद यहाँ पे महात्मा गांधी से मिलने जाते हैं ठीक है किसके बारे में पता करने के लिए सत्याग्रह के बारे में क्योंकि उस टाइम पर अब सत्याग्रह उतना था नहीं अब सत्याग्रह कब असहयोग आंदोलन होता है अब उसमें देखो आप और 1918 में थोड़ा सा दूसरी इंपॉर्टेंट मैंने कहा था कि दो तीन चीज याद नहीं है इसमें थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज ये हुई थी और तीसरी बात तुम्हारे पास एक सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या हुई थी कि यहाँ पे आपने एक सुना होगा अल्मोड़ा अखबार की सुना होगा अल्मोड़ा अखबार इसके बारे में हमने देखा था कि वो ये सबसे पहला अल्मोड़ा अखबार 1871 में कब निकला 1871 में आगे बुद्धि बल्लभ पंत ने इसको इसके संपादक थे और फिर मैंने कहा था कि जब 1913 में ये अपने किसके बंद होने के कगार पे था तो 1913 में यहाँ पे तुम्हारे पास इसके संपादक तुम्हारे पास कौन आते हैं बीडी बीडी पांडे इसके संपादक बनते हैं और बीडी पांडे मैंने कहा था कि तुम्हारे पास किस दल के थे गरम दल के थे ये अंग्रेजों के द्वारा ये डायरेक्टली तुम्हारे पास अंग्रेजों का जो तुम्हारे पास कुरीतियां है कुनीतियां है उनके द्वारा बनाए गए कानूनों का बिल्कुल इसमें विरोध करते थे वहां की जनताओं को राष्ट्रवाद के बारे में अवगत कराते थे तो इसलिए कहीं ना कहीं अंग्रेजों की इस अल्मोड़ा अखबार पर नजर भी रहेगी और इस 1918 के अंतर्गत एक घटना होती है क्या होती है 1918 के अंतर्गत अल्मोड़ा में एक घटना होती है और एक अंग्रेज पुलिस कमिश्नर था क्या था एक पुलिस कमिश्नर था उसका नाम था लोमस उसका नाम था लोमस ठीक है अब जब ये यहाँ पे आया था तो मानते हैं कि अब उस टाइम पे आपको पता है कि इसका जैसे कोई कमिश्नर आ गया तो ये मानते हैं कि किसी गांव में जा रहे थे तो वहां पे आपको पता है कि वहां पे क्या होगा कुली क्या होगा पहले से वहां पे रजिस्टर बन जाते हैं कि आज किसकी बारी कुली बेगारी करने की होगी तो ये जब ये कुली इस लोमस को ड्रॉप करने के लिए जाता है इसका सामान लेके जाता है ठीक है तो मानते कि जब इसके गांव में पहुंचा तो इस लोमस ने यहाँ पे क्या पी थी शराब पी थी क्या पी थी शराब पी थी और इस कुली के लिए कहता है कि इस एक मुर्गी हुआ वहां पे एक कोई जंगली मुर्गी हुई उसके पकड़ने के लिए किसी लिए कहता है उस कुली को शराब पिए हुए में कहता है कि भाई इस मुर्गी को पकड़ के लाओ जब ये कुली इस मुर्गी के पीछे भागता है तो ये लोमस क्या करता है कि शराब के नशे में क्या करता है कि इस मुर्गी पर तुम्हारे पास क्या मारता है गोली मारता है क्या मारता है गोली मार देता है तो जब ये गोली तुम्हारे पास किस पर लग जाती है उस कुली पर लग जाती है और जो ये पूरी घटना था इस पूरी घटना का परिदृश्य तुम्हारे पास हमारे इस बद्रीधर पांडे जी ने इस अल्मोड़ा अखबार में
छाप दिया, अल्मोड़ा अखबार में छाप दिया कि भाई हमारे यहाँ पे देखो ऐसी-ऐसी घटनाएँ हो रही है, हमारे लिए तुमने वन कानून इतने ज़्यादा बना रखे हैं और खुद तुम वन जो तुम्हारे पास वनों की तुम्हारे पास जो मुर्गी है, वो तो एक वन संपदा है ना मुर्गी भी, है नहीं? तो उन्होंने इस बात को पूरा यहाँ पे रख दिया, तो अंग्रेज़ों ने क्या कर दिया कि इस अल्मोड़ा अखबार को ही क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब बताओ अब क्या करोगे तुम? अब जनता तक कांग्रेस होंगे, जो अंग्रेज थे, जो भी अंग्रेज अधिकारी था, उनके द्वारा कि अब आज आप देखते होंगे कि अगर किसी ने कोई गलत काम कर दिया तो हम सीधा आज का सोशल मीडिया के उस टाइम पता चल जाता है। उस टाइम हमारा एक ही ज़रिया तुम्हारे पास कौन-सा है? न्यूज़पेपर है, वो भी तुम्हारे पास कौन-सा है उस टाइम पे? तो 1918 के अंतर्गत यहाँ पे अखबार भी तुम्हारे पास होता है, बंद होता है। तो उसके बाद तुम्हारे पास मैंने कहा था कि 1918 में बद्रीदत्त पांडे ने अपना ही अखबार यहाँ पे संपादन किया था उसका, वो तुम्हारे पास कौन था? शक्ति था, कौन था? 1918 में शक्ति नामक अल्मोड़ा ये सॉरी अखबार की जो तुम्हारे पास किसने की थी? बद्रीदत्त पांडे ने। और उस अखबार में लिखते हैं कि एक गोली से 3 निशाने, कितने? एक गोली से 3 निशाने, एक गोली से 3 निशान। बताओ एक गोली से 3 निशान क्या कहते हैं? पहले तुम्हारे पास कौन मरा? कुली। दूसरा कौन मरा? मुर्गी। कुली, मुर्गी और दूसरा कौन मरा उस गोली के कारण? अल्मोड़ा अखबार भी पूर्ण रूप से बंद हो गया। तो कुली, मुर्गी और अल्मोड़ा अखबार। तो कभी अगर पेपर में आता है कि एक गोली से 3 निशाने, कुली, मुर्गी और अल्मोड़ा अखबार, तो ये तुम्हारे पास किसके वाक्य थे? बद्रीदत्त पांडे के थे। तो 1918 में देखो क्या हुआ, अल्मोड़ा अखबार बैन हुआ। फिर तुम्हारे पास वन अधिनियम जो भी तुम्हारे पास इसमें सत्याग्रह के लिए शिष्टमंडल तुम्हारे पास वहां गया जो हुआ। अब तीसरा इंपॉर्टेंट है, तीसरा क्या है? अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा इसमें डालो, हेडिंग डालो, कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन। देखो सारे अधिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, जो जो इंपॉर्टेंट है वो हमको देखना है, ठीक है? और कुमाऊं परिषद से एक प्रश्न पेपर में आता ही आता है, ठीक है? उसमें लिख देगा कि भाई कौन कौन से अध्यक्षता करी, कब की। अब लिखो तीसरा अधिवेशन, थर्ड अधिवेशन ऑफ कुमाऊं अधिवेशन का तीसरा, ये तुम्हारे पास कब हुआ था? 1919 में हुआ था। ये तुम्हारे पास कहाँ हुआ था? कोटद्वार में हुआ था। ये गढ़वाल के अंतर्गत होने वाला पहला अधिवेशन है। पहले तुम्हारे पास कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा में, फिर हल्द्वानी में, फिर कोटद्वार में था। और इसकी अध्यक्षता तुम्हारे पास किसने की थी? बद्रीदत्त जोशी ने। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को एक चीज आना है, ठीक है? जब 1919 में कोटद्वार में होता है, अभी तक आप लोग देख रहे होंगे, अभी भी हमारे गर्मपंथ के नेताओं को मौका नहीं मिल रहा है अध्यक्षता करने का, ठीक है? अभी भी जो हमारे मूलभूत यहाँ पे हमारी जो समस्या है, वो तुम्हारे पास कौन से हैं? वन है और कुली बिगाड़ी, कौन सी है? कुली बिगाड़ी है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है? यहाँ पे आप लोगों को ये चीज जरूरी है समझना। यहाँ पे एक वन है और एक तुम्हारे पास क्या है? कुली। अभी भी इनके बारे में सिर्फ अल्टीमेटम देखा था 1918 के अधिवेशन में हरगोविंद पंत ने, लेकिन अभी भी इन चीजों पे कोई डिबेट नहीं हो रही है, ठीक है? इसलिए यहाँ पर फिर से तुम्हारे पास जो कुमाऊं अधिवेशन है, वो दो पक्षों में गर्म प्लस नरम में फिर से यहाँ पे तुम्हारा उनके बीच तुम्हारा क्या हो जाता है? मतभेद हो जाता है, ठीक है? 1919 के अधिवेशन में। और उस टाइम तुम्हारा कौन थे? बद्रीदत्त जोशी करते, ठीक है? लेकिन इसमें आप लोगों को याद रहे कि 2-3 यहाँ पे तुम्हारे पास क्षेत्रीय आंदोलन होते हैं। वो तुम्हारे पास सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है नायक जाति आंदोलन होता है। नायक जाति सुधार आंदोलन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको कंफ्यूजन है, बस सिर्फ हमको 2-3 चीजें याद रखना है, ठीक है? जो नायक जाति सुधार आंदोलन है, ये तुम्हारे पास इस अधिवेशन के बाद ही शुरू होते हैं। कब होते हैं? 1919 में। कब होते हैं? 1919 में। अब देखो 1919 में स्टार्ट हो होंगे, क्योंकि मैंने कहा था कि इस अधिवेशन का काम ये है जो हमारे पास सामाजिक कुरीतियां हैं, क्या है? क्योंकि ये नायक जाति भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये भी एक हमारे यहाँ पे क्या थी? रूढ़िवादी एक पारंपरिक कुरीति थी, क्या थी? पारंपरिक, मतलब कि जो हमारी परंपरा से चली आ रही है। ये परंपरा तुम्हारे पास कब से चली आ रही है? ये तब तुम्हारे पास चली आ रही है जब आपने यहाँ पे सुना होगा तुम्हारे पास भारतीय चंद, क्या सुना होगा? एक चंद शासक था तुम्हारे पास, कौन था? भारतीय चंद था। इस थोड़ा सा अगर इतिहास इसने ढंग से पढ़ा हुआ पिछली कक्षा में, भारतीय चंद ने, मैंने कहा था कि इसने यहाँ पे डोटी की दास्ता को खत्म करने के लिए 12 साल तक, होगा 12 सालों तक यहाँ पे डोटी पर अभियान चलाया था। और इस अभियान के दौरान इनके सैनिकों के द्वारा वहाँ की महिलाओं के साथ शादी की गई, जबरन शादी की गई। और उनके द्वारा जो उत्पन्न संतानें होती है, वो जो अवैध संतान थी, उसे हम क्या कहते हैं? नायक जाति कहते हैं। अब
क्योंकि इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इस नायक जाति को समाज से अलग किया हुआ था, समाज से जुड़ा हुआ नहीं था। इनको समाज से अलग दृष्टि से देखते थे क्योंकि इनको एक अवैध संतान के रूप में मानते थे, इसलिए समाज इनको एक्सेप्ट एक्सेप्ट नहीं करता था। इस जाति की जो महिलाएँ थी, वो किसमें पड़ गई थी तुम्हारे पास? वेश्यावृत्ति में। किसमें पड़ गई थी? वेश्यावृत्ति। अब देखो भाई इतनी कुरीतियाँ थी उस टाइम पे। अब देखो भारतीय संघ पता नहीं कौन से 1800, 1600, 1500 पता नहीं कब की बात कर रहा हूँ और अभी तक वो परंपरा यहाँ पे चली आ रही थी। लेकिन अब धीरे-धीरे मैंने कहा था कि इसी को हम कहते हैं राजनीतिक तुम्हारे पास यहाँ पे क्योंकि तुम्हारी जनजागृति हो गई थी, लोग पॉलिटिकली अवेयर हो चुके थे, इसलिए अब लोगों का ध्यान इस सामाजिक कुरीति पे पड़ता है। वो तुम्हारे पास उसके लिए फिर आंदोलन स्टार्ट तुम्हारे कब होते हैं? 1919 में होते हैं। कब होते हैं? 1919 में होते हैं। अब फिर तुम्हारे पास यहाँ पे तुम्हारे पास क्या बनते हैं? नायक जाति सुधार समिति। क्या बनती है? सुधार समिति बोलो या सभा बोलो, ठीक है? एक चीज़ है, एक इसके लिए एक समिति बना देते हैं, जो हमारे राजनेता लोग हैं, उस चीज़ पे बात करने के लिए एक तुम्हारे पास एक सुधार क्या बनाते हैं? समिति बनाते हैं। और अब क्योंकि अब उस टाइम पे आपको पता है कि जो पिथौरागढ़ वाला है, ये है ना, तो ये जो तुम्हारे पास डोडी कौन सा वाला क्षेत्र था? पिथौरागढ़ का ये वाला, कौन सा था? तो जो नायक जाति थी, वो ज़्यादा तुम्हारे पास कहाँ निवास करती? पिथौरागढ़ वाले क्षेत्र में। तो ये तुम्हारे पास कहाँ पहुँच गया? पिथौरागढ़। कहाँ पहुँच गया? पिथौरागढ़ में। तो वहाँ के जो तुम्हारे पास जो नाई जाति की महिलाएँ थी, उन लोगों को भी इस बारे में बताते हैं कि देखो आप लोगों को धीरे-धीरे समाज के साथ हमको जोड़ना है। आप लोगों के बालकों जो बालिकाएँ हैं, उनको हमको भी समाज के साथ में जोड़ना है, ठीक है? तो पिथौरागढ़ पहुँचते हैं। फिर उसके बाद आपको थोड़ा-सा याद रखना है कि 1924 कब होता है? 1924 में यहाँ पे एक बड़ी महासभा बैठाते हैं। क्या बैठाते हैं? एक बड़ी महासभा बैठाते हैं। कहाँ वो तुम्हारे पास कहाँ बैठाते हैं? नैनीताल के अंतर्गत बैठाते हैं। जो नायक जाति समिति थी, वो एक बड़ी सभा करते हैं। कहाँ पे? नैनीताल में। अब उस सभा में अब मैंने कहा था कि सबसे इम्पोर्टेंट तुम्हारे पास क्या है? भीड़ क्या है? उसमें हर जगह से लोग भी आते हैं, तो कहीं न कहीं सरकार पे उसका क्या पड़ता है? दबाव पड़ता है। तो सरकार की नज़र कहीं न कहीं तुम्हारे पास किस जाते हैं? नायक जाति के महिलाओं पर पड़ती है। तो इसके सीधा इसमें याद रखें कि 4 साल बाद, कितने साल बाद? 4 साल बाद 1928 में। कितने में? 1928 में तुम्हारे पास क्या बनता है? नायक जाति सुधार अधिनियम बनता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अगर पेपर में आता है कि नायक जाति सुधार अधिनियम तुम्हारे पास कब बनता है, वो तुम्हारे पास कब बनता है? सन 1928 में बनता है। अब वो कानून बन गया। क्या बन गया? अब वो अधिनियम बन चुके हैं। वो अब अंग्रेजों के द्वारा वो अधिनियम बन चुका है, क्योंकि अब तुमको क्या करना है? जो वहाँ की महिलाएं क्या है? वहाँ की महिलाएं हैं, कुल मिलाकर के उनको अब समाज से क्या करना है? समाज से जोड़ना है, उनको भी अपने समाज से जोड़ना है, उनको भी हर चीज़ की सुविधा प्रदान करनी है। अब इसका मतलब अधिनियम बन गया। अब अधिनियम का मतलब तुम्हारे पास क्या होता है? अब देखो अगर कोई भी उन महिलाओं को किससे? नायक जाति नाम से या फिर शब्द सूचक नामों से, ठीक है? अगर समाज में अगर कहीं न कहीं उनको अगर विरोध करते हैं, ठीक है? उनको अगर कुदृष्टि से देखते हैं, तो उन पे तुम्हारे पास सीधा तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? मुकदमा दर्ज हो जाएगा। मतलब कि क्योंकि वो एक कानूनी रूप बन चुका है। क्या बन चुका है? कानूनी रूप बन चुका है। जैसे अब आपको पता है जैसे कोई भी अधिनियम बन गया, अब जैसे आप लोग जो भी तुम्हारे पास क्या है वन संपदा क्या है? आपको पता है कि वन संपदा हमारे अधिनियम बन चुके हैं। अगर आपने किसी शेर को मार दिया, क्या मार दिया? अब आप तुम्हारे पास क्या हो जाएगा सीधे 180 तहत मुकदमा हो जाएगा। तो वही चीज़ है। अब ताकि जो समाज की जो वहाँ की महिलाएँ थी, उनके उनसे तुम्हारे पास वहाँ का समाज जो भी था, जो उनके साथ भेदभाव करता था, अगर भेदभाव करते हुए पकड़ा गया, तो उसपे तुम्हारा मुकदमा दर्ज हो जाएगा। तो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है 1928 के अंतर्गत नायक जाति सुधार अधिनियम बनता है। और इसके 1 साल बाद, कितने साल बाद? 1929 में 1929 में तुम्हारे पास क्या बनता है? नायक बालिका सुधार अधिनियम। ये 2 चीज़ इम्पोर्टेंट है। और इस अधिनियम में तुम्हारे पास क्या होता है? जो भी नायक जाति की जो तुम्हारे पास क्या थी? बालिकाएँ थी, क्या थी? बालिकाएँ थी, उनको उनके ही संरक्षक से देखो अब जो तुम्हारा बालिकाएँ जो अब जैसे इस पूरा का पूरा ही क्या है? नाई जाति है। तो मैं कह रहा हूँ क्योंकि जो वेश्यावृत्ति थी वो कहीं न कहीं उनका व्यवसाय हो गया था। क्या हो गया था? कहीं न कहीं उनका एक व्यवसाय हो गया था, ठीक है? तो वो भी उस टाइम पे कुरीतियाँ इतनी थी, आपको समझना पड़ेगा कि जो वहाँ के अगर सपोज़ है कोई महिला है, ठीक है? अगर इस महिला की अगर कोई बालिका होती, क्या होती है? बालिका होती है, तो वो उसको उसके मतलब कि बाल्य अवस्था से ही इन कुकर्मों में तुम्हारे पास इस धारा से तुम्हारे पास जोड़ देते हैं। कौन? उनके परिवार वाले, जो उनके क्या करें? संरक्षण
कर रहे हैं, तो उन बालिकाओं के उनकी सुरक्षा के लिए ये अधिनियम लाया जाता है और जो नाबालिग बालिकाएँ होती है, उनको उनके संरक्षण करने वालों से क्या कराते हैं हम? रेस्क्यू कराते हैं, क्या कराते हैं? उन बालिकाओं को हमें क्या कराना है? रेस्क्यू कराना है। क्या कराना है? रेस्क्यू कराना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? रेस्क्यू रेस्क्यू कराना है। मैं क्या कर रहा हूँ, एक मैं तो नायक पूरा जाति का हुआ, फिर तुम्हारे पास किसका हुआ? बालिकाओं का हुआ, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इन बालिकाओं को इनके बाल्य अवस्था से ही वेश्यावृत्ति में झोंक दिया जाता है, तो इसलिए उनकी मतलब कि उनकी सुरक्षा के लिए उनको उन्हीं के ही परिवार से तुम्हारे पास क्या करना था? रेस्क्यू करना था, उनको अलग से एक दूसरे स्थान में क्या कराना है? स्थानांतरित करना है और उनको वहाँ पे कुल मिला के शिक्षा देना है, अच्छी एजुकेशन देना है, मतलब कि उनको हमको समाज के साथ जोड़ना है। ये तुम्हारे पास कब बनता है? 1929 में बनता है। तो इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमको सिर्फ 1919 में पढ़ना था, लेकिन 1919 के अंदर नायक जाति अगर आंदोलन हमको शुरू हो गया, तो उसके बारे में हमने पूरी जानकारी ले ली। 1919 में क्या बनते हैं? आंदोलन स्टार्ट होते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट अगर आंदोलन आएगा तो 1919 करना है, ठीक है? लेकिन अगर अधिनियम आता है तो 1928 करना है और बालिका अगर आता है तो 1929 करना है, ठीक है? अब यहाँ पे इतने हुआ था 1919 के अंतर्गत यही है। अब थोड़ा सा देखो 1920, अब लिखो चौथा अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन? चौथा अधिवेशन, कुमाऊं परिषद का चौथा अधिवेशन। थोड़ा सा अगर बात करते हैं फोर्थ अधिवेशन की, ये तुम्हारे पास कब होता है? 1920 के अंतर्गत होता है और ये तुम्हारे पास कहाँ होता है? काशीपुर में होता है, ठीक है? काशीपुर में होता है और इसकी अध्यक्षता तुम्हारे पास कौन करते हैं? हरगोविंद पंत। अब उस राजनेता क्या हुआ यहाँ पे, जिसकी हमको सालों से क्या थी? जरूरत थी, ठीक है? हरगोविंद पंत जी आते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला अधिवेशन जिसमें कि हमारे एक गरम पंत के, किसके? गरम पंत के एक दिग्गज, गरम पंत के एक दिग्गज राजनेता यहाँ पे क्या करते हैं? कुमाऊं परिषद की अधिवेशन की क्या करते हैं? यहाँ पे अध्यक्ष करते हैं। तुम्हारे पास कौन थे? हरगोविंद पंत जी थे, ठीक है? अब यहाँ पे आपको ये चीज आ रहा है, ठीक है? जब 1920 में यहाँ पे हुआ था, तो आप लोगों को पता है कि 1920 में आप लोगों को पता है कि भारत के अंतर्गत यहाँ पे तुम्हारे पास क्या होता? भारत के अंतर्गत आपको पता है कि धीरे-धीरे राष्ट्रवादी हो रहा था, धीरे-धीरे लोग तुम्हारे पास, अब मैंने कहा था कि सत्याग्रह, मतलब कि कहीं एक जगह बैठ करके क्या करना? सरकार के विरुद्ध क्या करना? वहाँ पे आवाज उठाना, ठीक है? वहाँ पे किसी लीडर के द्वारा अपनी जनता को संबोधित करना, ठीक है? उसे हम क्या कहते हैं? सत्याग्रह कहते हैं। अब ये 1919 13 अप्रैल 1919 के अंतर्गत आप लोगों को पता है कि जो अमृतसर गाँव होता है पंजाब के, कहाँ पे? अमृतसर में, यहाँ पे जिस प्रकार से हमारे लोग यहाँ पे अधिवेशन कर रहे हैं, उसी प्रकार से अमृतसर में आप लोगों को पता है कि यहाँ पे वहाँ के लोग भी तुम्हारे पास क्या कर रहे थे? एक अधिवेशन कर रहे थे और उस अधिवेशन पे आपको पता है कि जनरल डायर ने, किसने? जनरल डायर ने तुम्हारे पास क्या चलाई थी? गोलियां गोलियां चलाई थी और इसे हम कहते हैं जलियांवाला बाग। कहाँ क्या कहते हैं इसको? जलियांवाला, अमृतसर के जलियांवाला में, कहाँ पे? हाँ, जलियांवाला बाग हत्या। ये तो बचपन से पढ़ के आ रहे हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड तुम्हारे पास होता 1919 में, और 1919 में हम सत्याग्रह कर रहे थे। लेकिन इस जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी ने भारत में एक दूसरा राष्ट्रीय आंदोलन शुरू कर दिया था, क्योंकि अंग्रेजों को उन्होंने देखा यार कि देखो हम सत्याग्रह कर रहे हैं, हम वहाँ पे कोई प्रोटेस्ट कर रहे हैं अहिंसात्मक रूप से, अगर कोई पब्लिक प्रोटेस्ट कर रही है उसके ऊपर से अगर इतनी ज्यादा गोलियां चलाई जाती है अंग्रेजों के द्वारा, तो इससे महात्मा गांधी बहुत क्या हुए? नाखुश हुए अंग्रेजों से। इसलिए उन्होंने यहाँ पे तुम्हारे पास कौन सा आंदोलन शुरू कर दिया? और सहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। अब ये हमारे उत्तराखंड वालों को कुछ नहीं चाहिए था। अब तुम्हारे पास यहाँ पे हो गया असहयोग आंदोलन। असहयोग का ही मतलब होता है कि और मतलब नहीं, सहयोग मतलब कि सहयोग करना, मतलब कि कुल मिला किससे सहयोग नहीं करना? सरकार का। किससे नहीं करना? सरकार का। सरकार तुम्हारे पास किसकी थी? अंग्रेजों की सरकार थी। मतलब कहीं ना कहीं अंग्रेजों का यहाँ पे सहयोग नहीं करना। सहयोग किस तरफ से नहीं कर सकते हैं? अब जैसे अब क्योंकि आप लोगों को पता है कि मतलब कि भारत में पूरा का तुम्हारा व्यापार कहाँ से होता था? इंडिया से होता था। मतलब कि जितने भी उनके तुम्हारे पास क्या बनते हैं? कॉटन के कपड़े बनते हैं, जो तुम्हारे पास सूती वस्त्र हैं, उनको तुम्हारे पास क्या करना है? यहाँ पे विरोध करना है और अपने स्वदेशी को अपनाना है। किसको अपनाना है? स्वदेशी को अपनाना है। मतलब कि कुल मिला के जितने भी ब्रिटिश यहाँ पे सामान था उनका हमें क्या करना है? बहिष्कार करना है। क्या करना है? बहिष्कार करना है। अब कितने शिक्षा, कितने स्कूल हैं ऐसे होगी जहाँ जो कि तुम्हारा किसकी है? अंग्रेजों की है, तो वहां से बच्चों ने क्या कर दिया? वहां पे असहयोग करते, मतलब कि स्कूल ही क्या कर दी? वहां पे छोड़ दी। उसके बाद और क्या क्या बच सकता है हमारे पास? जितने भी चीजें हैं जो तुम्हारे पास क्या है यहाँ पे, जैसे न्यायालय है, क्या है? न्यायालय है, तो वहां पे न्यायालय पे जितने भी भारतीय जज थे क्या थे?
भारतीय जज या वकील थे, उन्होंने वहाँ से वकालत करनी क्या कर दी, छोड़ दी। तो हर तरफ से हमको अंग्रेज़ों में क्या करना है, असहयोग करना है। महात्मा गांधी ने यहाँ पे पूरे आवाम को यहाँ पे क्या कर दिया था, आह्वान किया था कि भाई जितने भी भारतवासी हो, हमको अंग्रेज़ों को क्या करना है, असहयोग करना है। तो इस असहयोग आंदोलन यहाँ पे जब शुरू हो जाती है, तो जब ये जलियांवाला बाग हत्या होता है, क्या होता है? जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, तो इसके बाद जो तुम्हारे पास यहाँ पे होता है अमृतसर अधिवेशन, क्या होता है? अमृतसर में तुम्हारे पास क्या होता है, कांग्रेस का क्या होता है तुम्हारे पास, अधिवेशन होता है। जब ये कांग्रेस अधिवेशन होता है, ये तुम्हारे पास कब होता है, 1920 में। कब होता है? 1920 में होता है। और इस 1920 में तुम्हारे पास जो उस टाइम पे कांग्रेस, पूरे ऑल इंडिया कांग्रेस की जो अध्यक्षता करते, वो तुम्हारे पास कौन थे, मोतीलाल नेहरू। कौन थे? मोतीलाल नेहरू। अब इस अधिवेशन में कुमाऊं के जितने भी दिग्गज राजनेता थे, वो सारे के सारे यहाँ पे पहुंचे थे। और इस अधिवेशन में आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट याद रखना है कि हमारे अब अभी तक जितने अधिवेशन थे, आप पढ़ोगे वहां पे गोविंद बल्लभ पंत के, हरगोविंद पंत के, बद्रीधर पांडे के, लेकिन ये अधिवेशन है जिसमें कि हमारे गढ़वाल से भी 2 लोग यहाँ पे गए थे। कहाँ से गए थे? गढ़वाल से। और इस गढ़वाल से हमारे पास गए थे अंशुया प्रसाद बहुगुणा। वो गए थे अंशुया प्रसाद बहुगुणा। और दूसरे तुम्हारे पास कौन गए थे? मुकुंदी लाल, बैरिस्टर मुकुंदी लाल। ये 2 लोग यहाँ पे पहुंच चुके थे, ठीक है। अब धीरे-धीरे आप लोगों को पता होना चाहिए हमारा जो गढ़वाल वाला क्षेत्र है, कुमाऊँ तो थोड़ा-थोड़ा पॉलिटिकल अवेयर हमसे आगे चलता है गढ़वाल वालों से, लेकिन अब गढ़वाल के अंतर्गत में भी हमारे क्या हो गए, राष्ट्रवादी आंदोलनों की शुरुआत हो जाएगी। तो और ये जो तुम्हारे पास इसमें थोड़ा-सा आप याद रखें कि जो अंशुया प्रसाद बहुगुणा और बैरिस्टर मुकुंदी लाल थे, वो कहाँ से? अमृतसर अधिवेशन के आने के बाद सीधे 1919 में, कब में? 1919 में हमारे गढ़वाल के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? गढ़वाल के अंतर्गत एक कमेटी की स्थापना करते हैं, उसे कहते हैं गढ़वाल कांग्रेस कमेटी। क्या कहते हैं? गढ़वाल कांग्रेस कमेटी की स्थापना करते हैं। और तुम्हारे पास कहाँ करते हैं? पौड़ी में करते हैं। कहाँ करते हैं? पौड़ी में करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब कि अब जो भी असहयोग होगा, वो इस कमेटी के द्वारा होगा। इन दिग्गज हमारे अब उत्तराखंड में, गढ़वाल में भी अब अंशुया प्रसाद बहुगुणा, मुकुंदी लाल, इन जैसे यहाँ पे राजनेता आ चुके थे, और इसलिए गढ़वाल में भी अब असहयोग क्रांति की क्या हो जाएगी तुम्हारे पास, शुरुआत हो जाएगी। तो 1919 के बाद आपको यहाँ कि 1920, अब मैंने कहा था कि कब होता है? 1920 में दिसंबर में। कब होता है? दिसंबर और जनवरी के बीच हमारे पास यहाँ पे अधिवेशन हुआ होगा, किसका? कुमाऊं अधिवेशन का। और 1921 में कितने में? 1 जनवरी, कितने को? 1 जनवरी 1921 को जैसे ही अधिवेशन की समाप्ति होती है, सीधे के सीधे हरगोविंद पन्त तुम्हारे पास कहाँ चले जाते हैं? महात्मा गांधी से मिलने चले जाते हैं। अब जब ये महात्मा गांधी से मिलने जाते हैं, तो उनको पूरी बात बताते हैं तुम्हारे पास किसके बारे में, और सहयोगी, कि भाई अब हमारे ये बड़े-बड़े नेता बद्रीधर पांडे हो गया, चाहे हमारे पास हरगोविंद पन्त हो गया, ये हमारे पास यहाँ पे तुम्हारे पास ये कर देंगे और सहयोग आंदोलन की शुरुआत कर देते हैं। और उसकी शुरुआत हमारे पास होती है तुम्हारे पास कब से? 14 जनवरी 1921 से। और 14 जनवरी 1921 को आपको पता है कि यहाँ पे कुली बेगार आंदोलन क्या हो जाता है? कुली बेगार आंदोलन के साथ यहाँ पे असहयोग आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। तो अब मतलब कि इसमें हमको देखना है कि किस प्रकार से यहाँ पे असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है, और इस असहयोग आंदोलन को हम यहाँ पे कुली बेगार आंदोलन से किस प्रकार से जोड़ते हैं, और कि यहाँ पे पूर्ण रूप से यहाँ पे उत्तरायण के दिन बागेश्वर में सरयू नदी के तट पर जितने भी कुली रजिस्ट्रार बने थे, उनको उस नदी में बहा दिए जाते हैं, और यहाँ पे कुली बेगारी आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। वो तुम्हारा होती है 14 जनवरी 1921 के अंतर्गत होती है। और लेकिन हमारे पास जो तुम्हारे पास उत्तराखंड में कुली बेकारी है, उसका एक पूरा का इतिहास है, वो तुम्हारे पास पूरा कत्यूरी से कब चलता है? कत्यूरी से चलता है। और लास्ट में तुम्हारे पास जब 1900 तुम्हारे पास 23 में जब तक ये पूरी कुली बेगारी तुम्हारे पास यहाँ पे एंड नहीं हो जाती है, वो पूरा हमारे पास कुली बेगारी के अंतर्गत हमको पढ़ना है। और 1920 का पढ़ लिया, बचा हमारे पास 1923 1926 का पढ़ना है। थोड़ा क्लास लंबी हो रही है, तो आज हमने देखा था कि यहाँ पे कुमाऊं परिषद के कौन-कौन से अधिवेशन होते हैं, किस प्रकार हमारे यहाँ के राजनेता हमारे जो पूरे ऑल इंडिया के बड़े-बड़े राजनेताओं के संपर्क में आते हैं, उनसे प्रेरित होकर के हमारे उत्तराखंड में विभिन्न राष्ट्रीय आंदोलन की यहाँ पे क्या होती है, शुरुआत होती है। किस प्रकार से यहाँ पे कुली, अब इस बार हमको पढ़ना है कि कुली प्रथा पूर्ण रूप से कैसे यहाँ पे समाप्त होती है, किस प्रकार से यहाँ करके महिलाएं भी अपने राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़ जाती है, जिसमें कि वो यहाँ पे अंग्रेजों का विरोध किससे करते हैं, वन से, कहाँ से करते हैं,
कोई वनों में आग लगा देगा, मतलब कहीं न कहीं हमको अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए गए नियमों के विरुद्ध चल रहे हैं, उनका हमें क्या करना है यहाँ पे असहयोग करना है और धीरे-धीरे हम कहाँ बढ़ रहे हैं, राष्ट्रीय आंदोलन की ओर बढ़ रहे हैं और धीरे-धीरे हमको फिर पढ़ना है क्रांतिकारी संगठनों में किस प्रकार से उत्तराखंड के लोग भाग लेते हैं, ये हम अगली कक्षा में यहाँ पे देखेंगे। तो आई होप आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको कहीं पर पहले भी कह चुका हूँ, कहीं पर अगर आपको डाउट होता है, तो कहीं पे गलत हो गया, ठीक है? कहीं पे आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में आप हम लिख सकते हैं और अगली क्लास में हम आपको क्लियर कर देते हैं। आज के लिए जय हिंद।